हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो फाइनली दोस्तों आरआरबी जेई का फुल नोटिस ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज हम उस नोटिस को आपको दिखाते हैं और चर्चा करेंगे उसमें आरआरबी जो आरआरबी वाइज पोस्ट है वो कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस आने वाला है जेई के पेपर में। तो बने रहिए दोस्तों, एंड तक वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल साइट पर हम आ चुके हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पर आते हो तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ही नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। एक मिनट, यहाँ पे आप देख रहे हो पहले ही नंबर पे ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, फुल नोटिफिकेशन, और डेट भी दे रखी है यहाँ पे 27/7/2024 CN03/2024 यानी ये भर्ती नंबर है। और यहाँ पे जो पोस्ट है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN03/2024 रिक्रूटमेंट फॉर जेई DMS CMA और केमिकल सुपरवाइजर, और इन सभी की पोस्टों के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से इंग्लिश में डाउनलोड होगा और यहाँ से डाउनलोड होगा हिंदी वर्जन। तो चलिए हिंदी वर्जन ही डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो भारत सरकार, जो भारत सरकार के अंदर काम करता है रेल मंत्रालय, और रेल मंत्रालय के अंदर काम करता है रेलवे भर्ती बोर्ड। यहाँ पे जो भर्ती जो नंबर है वो दे रखा है 03/2024 और यहाँ पे ये पदों के नाम दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वही पूरी डिटेल दे रखी है कि जो एप्लीकेशन जो आरंभ हो जाएंगे वो 30/7 से आरंभ हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है उनकी वो 29/8/2024 है। और दोस्तों बाकी यहाँ पे जो पोस्ट है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। लेवल 7 की पोस्ट है और ये जो जेई की जो पोस्ट होती है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। और यहाँ पे दोनों का बेसिक पे इसका 44,900 है, उसका 35,400 है। चलिए आज इसके मेडिकल के बारे में जानकारी देख लेंगे। इस नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है दोनों के लिए सेम है, 18 से 36 साल। और जो केवल जो लेवल 7 की पोस्ट है वो ओनली आरआरबी गोरखपुर के लिए निकाली गई है। बाकी जेई की पोस्ट है सभी जो जोन है आरआरबी है उनके लिए निकाली गई है। उसकी जो टोटल संख्या है 7,934 है। चलिए, और यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया था 3 साल की छूट दे रखी है उन्होंने कोविड के चलते, कोविड पीरियड के लिए। और यहाँ पे परीक्षा के जो चरण है देखो, पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी 2 चरणों में होंगे। उसके बाद सीबीटी 2 चरण होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल परीक्षा होगी। और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग उन्होंने रखी है तो यहाँ पे दे रखा है जो माइनस मार्किंग है 1/3 की होगी माइनस मार्किंग। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ये इस पॉइंट में उन्होंने दिया है जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा दी जाती है, यानी कि एक ट्रेन पास दिया जाता है जिससे वो पेपर के लिए और फिजिक्स और जो CBT फर्स्ट CBT 2 और DV और मेडिकल के लिए उनको पास दिए जाएंगे, जिससे वो फ्री में रेलवे का टिकट स्लीपर का बुक कर सकते हैं और वहां से आराम से अपना ट्रेवल कर सकते हैं। इस पॉइंट में उन्होंने बताया है। और यहाँ पे उन्होंने जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दे रखा है। अगर किसी भी उम्मीदवार को अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है और ये फोन नंबर दिए है इन पे वो कांटेक्ट कर सकता है फोन लगा के। और 10 बजे से 5 बजे तक जो कार्य दिवस होते हैं उनमें सैटरडे संडे छोड़ के बाकी दिनों में 10 बजे से 5 बजे के बीच में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी दी है। तो मेडिकल फिटनेस की बात कर ले रहे हैं। देखिए मेडिकल फिटनेस A3 B1 और B2 और C1 ये 4 कैटेगरी में मेडिकल जो फिटनेस है उसको मांगा है मेडिकल स्टैंडर्ड को, वो भी पोस्ट के हिसाब से। तो देखिए मेडिकल A3 में क्या होता है, तो A3 में मेडिकल में आप शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी जो आई साइड है 6/9 होनी चाहिए बिना चश्मे के साथ, ठीक है। और अगर आप चश्मा पहने हो तो उसके लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और निकट दृष्टि भी आपकी 0.6 होनी चाहिए चश्मे की या बिना चश्मे के साथ। और आपको क्लाइंट ब्लाइंडनेस वगैरह कोई कुछ ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए, मेसोपिक दोष यानी दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसा कोई आपको दोष नहीं होना चाहिए। और जो मेडिकल B1 स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है, आपकी जो दूरदृष्टि है 6/9 और 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ 6/9 और बिना चश्मे के 6/12 तक आपकी वहां पे होना चाहिए। और जो लेंस की अगर आप चश्मा पहनते हो तो लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और निकट दृष्टि तो 0.6 ही होना चाहिए बिना चश्मे या चश्मे के साथ। और बाकी कलर ब्लाइंड वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, कोई दूरदृष्टि दोष नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे जो कैटेगरी है मेडिकल की कौन सी है, आगे B1 A B2 जो कैटेगरी होती है मेडिकल स्टैंडर्ड की, उसमें देखिए शारीरिक रूप से हर तरह से आपको फिट रहना है। इसमें भी जो आपकी दूरदृष्टि है वो 6/9 चश्मे के साथ और बिना चश्मे के 6/12 होगी। और आपकी लेंस की क्षमता है वो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वही निकट दृष्टि दोष वगैरह 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बायोनोकुलर दक्षता के लिए परीक्षण पास कर। और जो C1 है इसमें शारीरिक रूप से हर तरह से आपको फिट रहना है। और जो दूरदृष्टि है आपकी वो चश्मे के साथ 6/12 और बिना चश्मे से आपको 6/18 होनी चाहिए। और निकट दृष्टि तो 0.6 बिना चश्मे और चश्मे के साथ होना चाहिए। और आयु के बारे में जानकारी दे रखी है, जो एज के बारे में, जो 18-36 वर्ष आपको एज यहाँ पे होनी चाहिए। और UR और UWS का जो जन्म है इससे पहले का नहीं होना चाहिए, 2/1/1989 का। और OBC का जन्म है जो 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। और SC ST का जो जन्म है वो 2/1/1984 के पहले का नहीं होना चाहिए। बाकी सभी वर्गों में यहाँ पे छूट दे रखी है। SC ST के लिए 5 साल की है और OBC जो NCL है उनके लिए 3 साल की है। और बाकी भूतपूर्व सैनिक वगैरह और विधवा नारी वगैरह इन सभी की यहाँ पे छूट दे रखी है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। तो चलिए अब आगे बात कर ले रहे हैं इसमें जो परीक्षा शुल्क के बारे में। देखो आप पहले से ही पता है कि जो OBC और जनरल कैंडिडेट का 500 रुपये लगता है। और अगर आप CBT फर्स्ट में एंटर कर जाते हो तो यहाँ पे आपको 400 रुपये वो आपके खाते में रिटर्न कर देते हैं। और SC ST का 250 रुपये लगता है और वो CBT फर्स्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ उनका 200 रुपये पूरा वापस कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझा है। पहले उम्मीदवारों को फर्स्ट क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद आप निम्न चरण में शामिल किए जाएंगे। अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होता है तो आपका पहला चरण होगा, प्रथम CBT फर्स्ट होगा। और फिर सेकंड चरण है CBT सेकंड है, अगर इसमें पास हो जाते तो। फिर सेकंड CBT 2 में भी पास हो जाओगे तो आपका थर्ड चरण है DB। और DB में पास होने के बाद आपका कराया जाएगा ME यानी कि मेडिकल परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, उन सभी के जो आपको DB ME की जानकारी आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा और SMS और ईमेल के माध्यम से आपको समय समय पे दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो CBT फर्स्ट होने वाला है उसमें आप देख सकते हो जो टाइम मिलेगा आपको टोटल 90 मिनट मिलने वाला है। और जो PWBD कैंडिडेट है उनको 120 मिनट मिलता है। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 1 होती है, वो 100 होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडिडेट पास होते हैं तो उनको CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे गणित आएगा, गणित और गणित में ये इतने सारे टॉपिक CBT फर्स्ट में पूछे जाएंगे आपसे। और दूसरा ये रीजनिंग है, रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक पूछे जाएंगे जो आप आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आराम से पढ़ सकते हो क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं। और ये सामान्य चेतना है, इसमें जो टेक्निक है इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था, संविधान वगैरह, यानी कि ये पर्यावरण से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, ये सभी ये जनरल नॉलेज यानी GK है। इतने सारे टॉपिक यहाँ से उठाए जाएंगे। और जो सामान्य विज्ञान है वो 10वीं लेवल का पूछा जाएगा CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार, 10वीं से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं टोटल क्वेश्चनों के बारे में। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो गणित के टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन CBT फर्स्ट में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऐसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे और जो विज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टोटल क्वेश्चनों की संख्या 90 होगी और वो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी और 100 क्वेश्चनों के लिए 100 मार्क दिए जाएंगे। और टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। चलिए
अब बात कर लेते हैं हम सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 के लिए दोस्तों 15 गुना लड़कों को पास किया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से 15 गुना लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे सीबीटी 2 के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो प्रश्नों की संख्या है 150 प्रश्नों संख्या होने वाली है वहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों पाठ्यक्रम चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे जो आपसे टेक्निक पेपर कराया जाता है वो 100 नंबर का। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीके पूछी जाएगी, भौतिक रसायन 10वीं के स्तर का पूछा जाएगा, और कंप्यूटर की जो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और पर्यावरण और प्रदूषण से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इतने टॉपिक पूछे जाएंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं। और जो तकनीकी जो क्वेश्चन है, वो क्षमताएं वो पूरी आपको यहाँ से पूछी जाएंगे। तो आप यहाँ से टोटल क्वेश्चनों संख्या देख सकते हो। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे भी है। भौतिक रसायन से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पर्यावरण और प्रदूषण से 10 क्वेश्चन हैं, और जो टेक्निकल पेपर है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे कुल प्रश्नों संख्या आपकी 150 है, और टोटल समय आपके पास 120 मिनट का यहाँ पे मिलेगा, 2 घंटे का। अब देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने विषय मानचित्र सारणी, देखो समूह बनाए उन्होंने परीक्षा के। चलिए अब इसमें थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास मैकेनिक इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा डिग्री है वो आपने करी है, इतनी जो डिग्री हैं आपने कर रखी है, तो आपका जो परीक्षा समूह बनाया जाएगा वो मैकेनिक और सहायक इंजीनियरिंग में आप फॉर्म को डालोगे इस समूह में। और आपके पास अगर ये 2 नंबर की जो डिग्री डिप्लोमा है, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण, ये अगर आपने कर रखा है, तो आपकी जो परीक्षा कराई जाएगी वो इलेक्ट्रिक और सहायक इंजीनियरिंग समूह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और आपके पास इतने डिग्री डिप्लोमा हैं जो 3 नंबर में दिए हैं, तो उनकी परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक और सहायक इंजीनियरिंग में कराई जाएगी। और देखिए, और आपके पास अगर सिविल इंजीनियरिंग है और 3 वर्ष से अधिक किसी सिविल इंजीनियर में बीएससी की है आपने, तो आपका जो पेपर लिया जाएगा, जो आप डालोगे सिविल और सहायक इंजीनियरिंग में आपका जो पेपर चुना जाएगा। अगर आपने बीएससी की है रसायन एवं भौतिक से, तो आप का जो परीक्षा समूह है सीएमए है। तो यानी कि इसमें बीएससी वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिनने बीएससी रसायन और भौतिक से की है वो लोग। चलिए, अगर आपके पास इतनी योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता, तो जो आपका परीक्षा समूह होने वाला है रासायनिक और धातु क्रम पर्यवेक्षक, इस समूह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों चलिए पोस्ट पैरामीटर के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट पैरामीटर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे जो पद का नाम है यहाँ पे, जो रासायनिक पर्यवेक्षक यानी कि लेवल 7 की वैकेंसी है, इसका जो डिपार्टमेंट यांत्रिक डिपार्टमेंट में है ये। और इसमें जो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है, और यहाँ पे जो योग्यता है वो उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसके समकक्ष पेट्रोलियम उत्पादन या पेंट्स ऑफ संक्षारण रोकथाम या पॉलीमर या किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। और दूसरी जो लेवल 7 की पोस्ट है वो धातुक्रम पर्यवेक्षक की है, तो ये भी यांत्रिक डिपार्टमेंट की है, और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होने वाला है, और इसकी योग्यता यहाँ पे दे रखी है। तो जो जेई की पोस्ट है दोस्तों, एक देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, और लेवल 6 की पोस्ट होती है यहाँ पे ये। तो इसका उपविभाग है डिजाइन और ड्राइंग उत्पादन, ये इसका उपविभाग है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया है, और यहाँ पे जो योग्यता होने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान के मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बुनियादी धाराओं के किसी भी उप स्ट्रीम के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा। यानी कि आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है, तो आप ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो जेई की पोस्ट है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों कहाँ तक दे रखा है देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी जेई की पोस्ट है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड उसी के हिसाब से दिया गया है, किसी का C1 B1 और A3 B2 A3, और जो
और जो मेडिकल कैटेगरी के बारे में हमने पहले ही वहाँ पे ऊपर चर्चा कर ली है, किस कैटेगरी में कैसा मेडिकल होता है। बाकी दोस्तों ये सभी पोस्टें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीएससी से आप जो किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बीएससी से जो आप फॉर्म डालोगे ये आप देख सकते हो 23 नंबर पे 23 पे रासायनिक और धातुक्रम सहायक, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। ये यांत्रिक डिपार्टमेंट में निकली है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी और रसायन यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने 45% अंकों के साथ वहाँ पे क्वालिफाई किया है। तो आप इस जो पोस्ट है रासायनिक और धातुक्रम की, इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। बाकी दोस्तों और भी पोस्टों के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। सभी के जो योग्यता है और मेडिकल स्टैंडर्ड है सभी का यहाँ पे दिया है। तो आप नोटिफिकेशन में आराम से फॉर्म भरने से पहले वो पूरी जानकारी को पढ़ लें। तो चलिए यहाँ पे जो वैकेंसी का जो डिटेल दे रखी है, जो डाटा दे रखा है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सभी आरआरबी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। देखिए ये अहमदाबाद आरआरबी अहमदाबाद के बारे में दे रखा है। पूरा सभी यहाँ पे पद का नाम दिया है, यहाँ पे विभाग दिया है, यहाँ पे उप विभाग दिया है, यहाँ पे रेलवे पीयू और ठीक है, और यहाँ पे सभी वैकेंसियों का यहाँ पे डाटा दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे हर एक आरआरबी की वैकेंसियों का डेटा दे रखा है जोन वाइज। जैसे ये अहमदाबाद हो गया, ये आगे ये अजमेर हो गया, ये देख सकते हो आप, और आगे ये बेंगलुरु हो गया। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट जो जोन है आरआरसी हैं, सभी का जो वैकेंसी का डिटेल है आरआरबी दे रखा है यहाँ पे। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप पहले पूरी वैकेंसियों की जानकारी ले लें, किस आरआरसी में कितनी वैकेंसी है, तभी आप वहाँ पे फॉर्म डालें। तो दोस्तों फॉर्म भरने में अगर आपको कोई परेशानी आए मोबाइल से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप और रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।